Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss बर्ड-चेरी सिंड्रोम। बर्ड-चेरी सिंड्रोम क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या इसकी क्लिनिकल फीचर्स होती हैं, कैसे इसको डायग्नोस करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, ये पॉइंट्स आज हमने लेक्चर में डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफिनीशन ऑफ द बर्ड-चेरी सिंड्रोम के बर्ड-चेरी सिंड्रोम क्या होता है। बर्ड-चेरी सिंड्रोम जो आउटफ्लो होता है जिगर का, ठीक, जो आउटफ्लो होता है जिगर का, देखिए जैसे हमने पढ़ा थ्रू आउट सीरीज़ में, जो हमने स्ट्रेटजी पे लेक्चर किए, यानी माइक्रो एनाटॉमी ऑफ द लीवर पे हमारे लेक्चर हो गए हैं, 7-8 हमने लेक्चर किए। तो हमने वहाँ दो इनपुट्स देखी, दो इनपुट्स जिगर को, ठीक, उसको करते हैं थोड़ा सा रिकॉल, थोड़ा सा अपना माइक्रो एनाटॉमी ब्रीफली ब्रशअप करते हैं। उसके बाद ना बर्ड-चेरी सिंड्रोम को समझते हैं, उसके बाद उसके क्लिनिकल फीचर्स और आगे और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखें, एज वी डिस्कस रिपीटेडली थ्रू आउट द सीरीज कि स्प्लीनिक वेन, पेंक्रियाटिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, मेसेंट्रिक वेन, ये आपस में फ्यूज, एक वेन पोर्टल इनपुट जिगर को, सो एक इनपुट, दूसरा इनपुट एओर्टा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, थोरेसिक एओर्टा से सीलिक ट्रंक से हेपाटिक आर्टरी, जिगर के इनपुट, राइट। दूसरा जो आउटपुट, वीनस आउटपुट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रिपीटेडली पढ़ा कि जिगर जो है ये लोब्यूलर है स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब यहाँ लोब्स जो होते हैं, लोब्स 3 किस्म के होते हैं। एक होता है टाइप क्लासिक लोब्यूल, जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं हेक्सागोनल, जो आपके जिगर का एंडोक्राइन फंक्शन है। एक होता है पोर्टल लोब्यूल, जो आपका एक्सोक्राइन यानी आपका जो बिलियरी ड्रेनेज है वो करता है, ये बिलियरी सिस्टम है आपका। और तीसरा आपका डायमंड शेप का लोब हमने पढ़ा, जो आपका मेटाबॉलिक फंक्शन है जिगर का, राइट। सो जिगर के अंदर जो लोब्यूल्स होते हैं ये मिलियंस में होते हैं। एज पर लोब्यूल्स वी आर मिलियन ईयर्स। अब हर लोब्यूल से खून की छोटी सी एक नाली निकलती है। अब वो नालियां इकट्ठी होकर ना 3 बड़ी नालियां बनाती हैं। हाउ मेनी? 3, राइट। अब यहां मैं थोड़ा सा आपको जो आपका वो रिकॉल कर दूं, जो लोब्स होते हैं जिगर के, लेफ्ट लोब होता है, राइट लोब होता है, कॉर्डेट होता है और कार्डेट होता है, राइट। तो हर लोब जो होता है वो लोब्यूल्स में तकसीम होता है, राइट। तो एक लोब से, मतलब कौन सा, जो लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब से बहुत सारा, उसकी लोब्यूल से बहुत सारी खून की नालियां इकट्ठी होकर ना एक नाली बनाती हैं, जिसको कहते हैं लेफ्ट हिपाटिक वेन। शॉर्ट जिसको क्या कहेंगे, LHV, राइट, LHV, क्लियर। अब जो राइट लोब ऑफ द लीवर है, यहाँ से सारे लोब्यूल से खून की छोटी छोटी नालियाँ इकट्ठी होके एक नाली बनाती हैं, विच इज़ नोन एज RHV, यानी राइट हिपाटिक वेन। दरमियान से जिगर का जो लोब्यूल्स होते हैं, अब यहाँ से बहुत सारी खून की नालियाँ इकट्ठी होकर एक नाली बनाती है, जिसको कहते हैं MHV, यानी मिडल हिपाटिक वेन। अब ये लेफ्ट हिपाटिक वेन, राइट हिपाटिक वेन और मिडल हिपाटिक वेन, ये तीनों के 3 ड्रेन आउट करती हैं इंफीरियर वेना केवा में, राइट। अब यहाँ ये ड्रेन आउट करती हैं इंफीरियर वेना केवा से खून, इंफीरियर वेना केवा खून ड्रेन आउट करता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट से ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है बाहर,
और ऑक्सीजन वो लेके ना 4 पल्मोनरी वेन्स के जरिए आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से माइट्रल वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से पूरा बॉडी में, और एओर्टा से का जो थोरेसिक एओर्टा है यहाँ से एक सीलियक ट्रंक विच वी डिस्कस, सीलियक ट्रंक से हिपाटिक आर्टरी और दोबारा जिगर में खून ऐसे पहुंचता है और यहाँ पोर्टल वेन से खून पहुंचता है। अब ना बर्ड-चिरी सिंड्रोम क्या होता है, जो ये 3 LHV, MHV और RHV, राइट हिपाटिक वेन, मिडल हिपाटिक वेन और लेफ्ट हिपाटिक वेन, जब यहाँ ब्लॉकेज होगा, ओक्लूजन होगा, जब ये ड्रेनेज ब्लॉक होता है, राइट, आप इसको ना बर्ड-चिरी सिंड्रोम कहते हैं। आप जब ये ड्रेनेज ब्लॉक होता है तो ये वीनस आउटफ्लो ब्लॉक होता है, तो ये लीड करता है जिगर की डैमेज को। एम आई क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल ना बर्ड-चिरी सिंड्रोम। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नाउ क्या काजेज होती हैं, क्या वजूहात होती है बर्ड-चिरी सिंड्रोम की? बर्ड-चिरी सिंड्रोम के मरीज 3 में 1 मरीज का, यानी 1/3 जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो काज होता है वो अननोन होता है। बाकी इसके अलावा जो मरीज होते हैं उनके काजेज में सबसे पहले जो हमारे पास काज है वो है हाइपर कोअगुबिलिटी, यानी एक्सेसिव ब्लड क्लॉट, राइट। आप जब एक्सेसिव ब्लड क्लॉट होता है, ठीक, तो ये क्या करता है, ये प्लेटलेट्स, ये बहुत सारे ना ये क्या करते हैं, ये ऐसे क्लम्प करते हैं, क्लॉट बनाते हैं। अब ये क्लॉट ना LHV, MHV और RHV को ब्लॉक करता है और बर्ड-चिरी सिंड्रोम को लीड करता है। एम आई क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा काज है हेमाटोलॉजी में, वो है RBCs। अगर RBCs इंक्रीज होते हैं एबनॉर्मली, उसकी प्रोलिफरेशन होती है एबनॉर्मली, उसका अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। व्हाट डज इट मीन? जब कैंसर होता है RBC का, जब ब्लड कैंसर होता है विच इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया, इसका मतलब पॉलीसाइथीमिया। अब अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल्स का कहाँ होगा? जब एंटी ऑन्कोजीन खराब होगा तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा। जब RBCs का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, उसका एंटी ऑन्कोजीन खराब होगा, उसका ब्रेक फेल होगा डिवीजन का, तो RBCs ना एबनॉर्मली ना इसकी तादाद बढ़ेगी। अब इसकी तादाद बढ़ती है तो इसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? यानी इन अदर वर्ड्स ब्लड कैंसर कहेंगे। अब ठीक है, ये आपका RBCs का जब मिकदार यानी तादाद ज़्यादा होता है खून के अंदर, ये क्या करता है? ये खून की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी खून को थिक कर देता है। अब जब खून थिक होगा तो ये स्लो होगा, मतलब जब इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, थिकनेस ज़्यादा होगा, गाढ़ापन ज़्यादा होगा, तो इसका स्पीड कम होगा, यानी इसकी वेलोसिटी कम होगी। अब जब इसकी वेलोसिटी कम होगी तो आप क्या होगा? ये काज करेगा किसको? यानी ब्लड क्लॉट को काज करेगा। अब ये ब्लड क्लॉट जब बनता है तो ये LHV और MHV या RHV में किसी एक को अगर ब्लॉक कर देता है तो इसका मतलब क्या है कि ये बर्ड-चिरी सिंड्रोम को लीड करता है। ठीक है जी। अब अगर ये इधर ना ये 3 जो हमारे पास LHV, MHV और RHV ये 3 वेन है, ये नहीं ब्लॉक करता। आप जो यहाँ आ जाएं एसेंडिंग एओर्टा में, अब ये एसेंडिंग एओर्टा जो है, जो ये नीचे दिल का जो ये हार्ट है, हार्ट के नीचे से ये गुजरता है, ठीक। अब ये ब्रांच देता है 2, एक राइट और एक लेफ्ट, यानी जो दिल के मसल्स हैं यानी कार्डिक मसल्स हैं, इसको एक राइट और एक लेफ्ट, और जो लेफ्ट होता है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 में। हम अक्सर सुनते हैं ना कि जी फला का जो है वो करोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया है, अब उसका 90% से ऊपर ब्लॉक हो गया, अब ना वो डॉक्टर कहते हैं कि इसको स्टंट लगेगा या इसका बाईपास होगा, यानी या शंट लगेगा या स्टंट लगेगा, राइट। आप कहने का मकसद ये कि अगर ये क्लॉट LHV, MHV और RHV को ब्लॉक नहीं करता और अगर ये करोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करता है, करोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो मैं बता दिया है कि आपका जो एओर्टा है ये ब्रांचिंग करता है अपने मसल्स को, ये दिल के मसल्स को, कार्डिक मसल को, जो खून की सप्लाई है उसको कहते हैं करोनरी आर्टरीज। तो वहाँ क्या होगा? हार्ट अटैक। क्या होगा अगर ब्लॉक करेगा तो? हार्ट अटैक। मतलब क्या? मतलब खून की मिकदार कम हो जाएगी कार्डिक मसल्स को। अब जब खून की मिकदार कम होगी तो मतलब क्या? इस्कीमिया हो गया, हाइपोक्सिया होगा दिल के मसल्स को। अब जब हाइपोक्सिया होगा तो दिल के मसल जो सेल्स हैं ये मरना शुरू हो जाएंगे, निक्रोसिस शुरू हो जाएगा। अब अगर फ्लो बहाल नहीं होगा थ्रू स्टंट्स
या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग सिमिस्टाटीन, या जो दूसरे हमारे पास दवाइयाँ हैं कोगुलेशन को ख़त्म करने वाली, लोप्रीन, हेपारीन वगैरह, लोप्लेट, या कोई भी उसका मतलब कोई सर्जिकल या मेडिकल उसका कोई बंदोबस्त बंदा नहीं करेगा, तो अल्टीमेट क्या किसको लीड करेगा? टिश्यू मरेगा। टिश्यू क्या कहते हैं? एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, हार्ट अटैक होगा, राइट। अब ना ये क्लॉट, यही क्लॉट ये जाता है सीधा ब्रेन में और सेरेब्रम में ना, ये वीनस जो वहाँ आर्किटेक्चर है, आप अगर वीनस फ्लो को उधर ये ब्लॉक करता है तो उसको क्या कहेंगे? तो सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट होगा ना, तो स्ट्रोक होगा मरीज को। एम आई क्लियर? स्ट्रोक समझ गए, हार्ट अटैक समझ गए, तो बर्ड-चिली सिंड्रोम भी समझ गए, राइट? ठीक, ये 3 कर सकता है। क्लियर? अब इसके अलावा जो वीनस आउटफ्लो है, यानी हिपाटिक वेन जो है, LHV, MHV और RHV, और कौन सी वजूहत हो सकती हैं जो LHV, MHV और RHV को ब्लॉक करता है? ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। अब यहाँ अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल का, ब्लड सेल्स का, लेकिन सफ़ेद खलियात का, TLC का, टोटल ल्यूकोसाइट्स जो होंगे ये बढ़ेंगे, ये ज़्यादा आएंगे, यानी मतलब WBC ज़्यादा है, उसका अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, ये ज़्यादा होगा। अब जब ये ज़्यादा होगा, इसका प्रोलिफरेशन होगा, राइट, रैपिड, इमेच्योर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, तो ये ब्लॉक करता है हेपाटिक वेन को, LHV को, MHV को और RHV को। क्लियर? इसके अलावा जो हमारे पास काज है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, चाबी वाली गोलियां होती हैं, जिसके ब्लिस्टर में ना सफ़ेद कलर की गोलियां भी होती हैं और ये ग्रे कलर की गोलियां भी होती हैं। ग्रे आयरन होता है और जो सफ़ेद है ये फीमेल प्रोजेस्टेरोन है, तो ये भी बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज करने का बायस बनती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है जी? इन अदर वर्ड्स, इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एम आई क्लियर? वीनस आउटफ्लो को ब्लॉक करने वाला, यानी बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज करने वाला एक वजह दूसरा है हमारे पास, वो है कार्सिनोमा, यानी ट्यूमर ऑफ द, यानी अब यहां भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू का है। किस टिश्यू का? एपिथेलियल टिश्यू का। वहां ब्लड के सेल्स का, RBCs का, WBCs का, प्लेटलेट्स का, यहाँ एपिथेलियल टिश्यू का, विच इज नोन एज कार्सिनोमा। तो हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो जिगर के अंदर एज वी डिस्कस्ड सेल्स होते हैं, हिपेटोसाइट्स भी होते हैं, कुप्फर सेल्स भी होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स भी होते हैं वॉल में। एंडोथेलियल सेल्स बेसिकली क्या है जी? बेसिकली वो स्पेशल टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का। अब अगर वहां प्रोलिफरेशन होती है, उसका डिवीजन नॉट हिपेटोसाइट्स, नॉट नेचुरल किलर सेल्स, नॉट नेचुरल किलर T सेल्स, नॉट स्टेरॉइड सेल्स, नॉट कुप्फर सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। अब अगर उधर प्रोलिफरेशन होती है, वहां ट्यूमर बनता है, वहां अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। यानी सिंपल वर्ड्स, अगर एपिथेलियल टिश्यू का ट्यूमर बनता है तो वो भी ब्लॉक करता है वीनस आउटफ्लो को, हिपाटिक वेन को और बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज करता है। एम आई क्लियर? पोस्टीरियर जो वाल होता है जिगर का, अगर इधर सार्कोमा होता है, सार्कोमा जानते हैं? ओमा ट्यूमर को कहते हैं, ठीक है जी? कार्सिनोमा ट्यूमर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, सार्कोमा जो है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का जो ट्यूमर होता है, मसल्स का, कनेक्टिव टिश्यू का, बोन्स का, राइट? अब इसको सार्कोमा कहते हैं। पोस्टीरियर वाल सार्कोमा भी बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज करता है। अ यूजुअली मलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, विच वी डिस्कस मस्कुलर, कनेक्टिव एंड बोन टिश्यू, राइट? तो ये भी बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज करता है। किडनी के ऊपर, जो किडनी होता है, इसके ऊपर एक ग्लैंड लगा हुआ होता है, जिसका एक कॉर्टेक्स होता है और एक उसका मेडोला होता है। कौन नाम बताएगा उसका? एड्रेनल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट? ये इसका मेडोला, ये इसका कॉर्टेक्स।
राइट, जो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन विच इज़ आल्सो नोन एज एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। ठीक है। अब अगर एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर जो है ये भी बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज करता है। राइट, जो हिपाटिक इन्फेक्शन होगा, मिसाल के तौर पर ये हाइड्रेटेड जो सिस्ट होता है, यानी टेप वर्म जो इन्फेक्शन होता है जिगर का, या ओवा या टेप वर्म, ये भी LHV, MHV और RHV को ब्लॉक करते हैं। एक किस्म का तरीका इलाज है रेडियोथेरेपी, जो अक्सर ये कैंसर के मरीज जो होते हैं ना, उनको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, ट्रीटमेंट थ्रू रेडिएशंस। रेडिएशंस के ज़रिए ये ट्यूमर जो होता है ये इसको जलाते हैं। अब ये रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशंस भी LHV और MHV और RHV को ब्लॉक करते हैं और बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज करते हैं। केमोथेरेपी, कैंसर के मरीजों का केमिकल के ज़रिए, केमिकल का एक ड्रिप ना IV इंट्रावीनस वो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं थ्रू केमिकल्स ना, जिसमें केमिकल्स होती है जो आपके ब्लड के अंदर जाती हैं और जो ट्यूमर होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब वो केमिकल यानी केमोथेरेपी भी आपके बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज करती है, और ये भी मतलब इन अदर वर्ड जो वीनस आउटफ्लो है LHV, MHV और RHV इसको ब्लॉक करता है और बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज करता है। ट्रॉमा एज एन अदर काज ऑफ द बर्ड-चिली सिंड्रोम, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कोई बुलेट, कोई फॉल, कोई रोड फाइट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो ये भी बर्ड-चिली सिंड्रोम को काज कर देता है। LHV, MHV और RHV को मतलब वहाँ इंजर्ड होते हैं, ख़राब होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, और वीनस आउटफ्लो ब्लॉक होता है, ऑक्लूजन होता है। ठीक, और जिगर जो है ये ड्रेन आउट नहीं करता IVC में। जितने भी हमने काजेज़ पढ़ी ना ब्लॉकेज की, अब यहाँ होता क्या है कि जिगर ड्रेन आउट नहीं करता। अब जिगर ड्रेन आउट नहीं करेगा ना तो क्या, जिगर डैमेज होगा, यहाँ कंजेशन हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा आप ब्लड का। राइट, क्योंकि बेसिकली ये ड्रेन आउट करता है ना, ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स बना के, एल्ब्यूमिन बना के, ग्लोबुलिन बना के, क्लॉटिंग फैक्टर्स बना के, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें बना के ना ये क्या करता है, PTA, PTT, ये सारा ये क्या करता है, ये सारा बना के ना ये थ्रू सेंट्रल वेन, ठीक, आप सेंट्रल वेन से ना ये सीधा ये वेन निकलते हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं तो MHV, LHV और RHV बनाते हैं। आप ना ये सारे बनते हैं तो ये IVC में ड्रेन आउट करता है जिगर। अब वहाँ ब्लॉकेज आ गई, ऑक्लूजन आ गया, तो ये ड्रेन आउट नहीं करेगा। जब ये ड्रेन आउट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये लीड करेगा लीवर डैमेज को, और अल्टीमेटली क्या होना है, लीवर सिरोसिस न होना है। लीवर ने पहले मुकाबला करना है, पहले इसने बढ़ना है, हिपाटोमेगेली होनी है। देखें, एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ द पैथोलॉजी, सेल एडाप्टेशन में हमने पढ़ा कि सेल एडाप्टेशन कैसे करता है। तो पहले ये अपना सेल या अपना तादाद बढ़ाता है या अपना हुजम बढ़ाता है, हाँ, और उसके बाद ना ये फिर एट्रोफी की तरफ आता है, और उसके बाद इसके पास कोई चारा नहीं होता, इसने मरना होता है, जिसको कहते हैं लीवर सिरोसिस। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? बर्ड-चिली सिंड्रोम क्या होता है, क्या इसकी वजूहत होती हैं। अब इसके बाद जो तीसरा हमारा पॉइंट है ये है क्लिनिकल फीचर्स का, कि यानी बर्ड-चिली सिंड्रोम का मरीज़ जो होता है उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है। अब ना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द बर्ड-चिली सिंड्रोम को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 हमने एक्यूट, नंबर 2 हमने क्रॉनिक। जो क्रॉनिक प्रेजेंटेशन होगा बर्ड-चिली सिंड्रोम के मरीज़ का, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, एसाइटिस, और हेपाटोमेगेली होगी, हेपाटेल्जिया होगा, और मरीज़ को आप यहाँ हाथ लगाते हैं राइट हाइपोकोंड्रियम में तो वो टेंडर होगा। ठीक है, ये उसका एक्यूट प्रेजेंटेशन होगा बर्ड-चिली सिंड्रोम का। अब मरीज़ थोड़ा क्रॉनिक होता है तो क्रॉनिक इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्रॉनिक में मरीज़ का हेपाटोमेगेली यानी जिगर इनलार्ज होगा, जिगर बढ़ जाएगा, राइट। आप उसके बाद स्पेशली जिगर का कौन सा वाला पार्ट, अगर आप डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो जो कॉर्डेड लोब है वो इलाज हो जाता है। एम आई क्लियर? माइल्ड जॉन्डिस होगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा, एसाइटिस हो जाएगा, स्प्लीन जो होगा ये भी इनलार्ज हो जाएगा, और ना आपका पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। जो पोर्टल वेन होता है ना यहाँ
जो कंजेशन होगी तो बेसिकली होता क्या है कि जो जिगर होता है ये ड्रेन आउट नहीं करता, जब ये तो बैक फ्लो मारता है, बैक फ्लो मारता है तो यहाँ हाइपरटेंशन हो जाएगा, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे से ड्रेन आउट नहीं हो रहा। अभी यहाँ से थ्रू पोर्टल वेन भी खून आ रहा है और यहाँ से थ्रू हेपाटिक आर्टरी भी आ रहा है, लेकिन आगे ड्रेन आउट नहीं हो रहा और पीछे से मुसलसल आ रहा है। तो आगे मतलब यहाँ से आगे जहाँ ब्लॉकेज है खून बाहर जाता नहीं है, राइट। तो यहाँ भी ये बैक फ्लो मारेगा और इधर ना भी ये बैक फ्लो मारेगा, तो इन द रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये क्रॉनिक केसेस में होगा। एम आई क्लियर? तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं आपका जो क्रॉनिक बट चिर सिंड्रोम होता है उसके मरीज का। इन्वेस्टिगेट आपने कैसे करना है, आपने कैसे मालूम करना है, डायग्नोज कैसे करना है, ठीक। सबसे पहले जो हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है वो आप टेपिंग फ्लूइड करते हैं। यहाँ से एक बड़ा नीडल होता है, यहाँ अंडर जो लोकल लिग्नोकेन होता है, एनेस्थीसिया होता है लोकल, वो यहाँ जो ये जगह होती है ये पहले सुन करते हैं टीका लगा के स्किन में, लिग्नोकेन साइलोकेन के नाम से भी आता है, 3-4 चीज़ यहाँ लगाते हैं। उसके बाद ना यहाँ नीडल दाखिल करते हैं, जिसका जो बैक साइड होता है ना उधर एक पाइप लगा हुआ होता है और 2-3 बोतल हम रखते हैं, उसमें वो लेते हैं फ्लूइड, राइट, और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए हम भेजते हैं। यहाँ आपने टेपिंग फ्लूइड में एक बात याद रखनी है, वो बात आपकी है कि आपने पूरा पेट जो है ना, जिसमें अगर उधर एसाइटिक फ्लूइड पड़ा हुआ है, पूरा खाली नहीं करना, थोड़ा सा आपने रहने देना। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आप ना जब हम वो लैब में भेजते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलता है, उधर प्रोटीन ही मिलता है, ठीक, प्रोटीन। अब वहाँ हाई प्रोटीन कंटेंट्स होंगे, आपका जो लैब से रिपोर्ट होगा आएगा उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट्स होंगे। तो आपको वहाँ से अंदाज़ा होता है कि देखें कि आपका जिगर जो होता है ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है, ये लेबॉर्ट्री है, ये प्रोटीन्स भी बनाता है, ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है, राइट। आप बनाने के बाद ना ये ड्रेन आउट करता है थ्रू IVC, LHV, MHV, RHV इंफीरियर वेना केवा में, और फिर वो वहाँ से साफ हो गया ना लंग्स से, दिल उसको पंप करता है पूरी बॉडी में। अब यहाँ से इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है ये ड्रेन आउट नहीं करता, तो ये पहले तो अडॉप्ट करता है तो हेपाटोमेगेली हो जाती है। पहले दर्द शुरू करता है एपिथेल्जिया एक्यूट में एज वी डिस्कस्ड, और उसके बाद क्रॉनिक जब होता है तो हेपाटोमेगेली होती है। अब उसके बाद क्या करता है, ये मुकाबला करता है, अब ना ये बैक फ्लो मारता है, ये उल्टी करता है, जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो उल्टी करता है। अब उसके पास जगह ही नहीं है आगे जो है ना IVC में, ये उल्टी नहीं कर सकता, वहाँ ड्रेन आउट नहीं कर सकते, ड्रेन आउट नहीं करता। अब जिसने उल्टी किधर करनी है, एब्डोमिनल कैविटी में करनी है, अब ये वहाँ वॉमिट करता है। तो अब ये वॉमिट जो है ये इसका ये एसाइटिक फ्लूइड है। अब हमने इसको जानना कैसे है कि ये एसाइटिक फ्लूइड जो है ये जिगर का है। अगर हम अब वो लेके ना आप बोतल में उसको प्रिजर्व करके लेब बेचते हैं, वहाँ वो चेक करता है, अगर वो शो करता है उसमें ना प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं हाई, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोटीन कंटेंट्स इसके अंदर हाई है, इसका मतलब ये है कि ये जिगर से आया है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है। दूसरा आपने फिर कंफर्मेशन करनी है बायोप्सी से। बायोप्सी में क्या होता है, ठीक है जी, बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी में ये होता है कि यह आपका जिगर से एक पीस लेके, सर्जिकल प्रोसीजर से एक पीस लेके उसको प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्व करके ना हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होता है उसके पास भेजते हैं। अब क्या होता है कि वो आपके पास अगर रिपोर्ट आता है तो वहाँ ये उसका रिपोर्ट जो है बायोप्सी का वो शो करता है कंजेशन को, राइट, वो शो करता है फाइब्रोसिस को, यानी ज़्यादा फाइबर्स बनना, जो आइटो सेल्स बनाता है, स्टेट सेल्स बनाता है, कोलेजन फाइबर, राइट। अब वो सीरोसिस को शो करता है, यानी जिगर के सेल्स तबाह होते हैं, ख़त्म होते हैं। अब वो जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होता है वो जिगर का पीस लेके, टिश्यू लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करता है। अब उसको वहाँ ना जिगर के जो खलियात होते हैं वो तबाह मिलते हैं, डिस्ट्रॉय मिलते हैं, तो वो मेंशन कर देता है। वहाँ उसको फाइबर्स बहुत सारे मिलते हैं, फाइब्रोसिस मिलता है, वो मेंशन कर देता है। अब वहाँ उसको ना कंजेशन मिलता है, वो मेंशन कर देता है। तो इसका क्या मतलब, कंजेशन ओवरक्राउडिंग क्यों हो गई, बट चिर सिंड्रोम,
मतलब इसका मतलब कंजेशन का मतलब क्या है कि लीवर ड्रेन आउट नहीं कर रहा। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है कि स्टेटस सेल्स जो है वो एग्रेशन में आ गए हैं, स्टेटस सेल्स आइटो सेल्स एग्रेशन में आ गए हैं, वो फाइबर्स बना रहे हैं। अब वो एग्रेशन में क्यों आते हैं, समझ रहे हैं आप उसका वो नीचे देखता है माइक्रोस्कोप के नीचे टिश्यू को देखता है जिगर का, उधर सेल्स मरे पड़े हैं। क्या मतलब है इसका कि जिगर के अंदर जबरदस्त किस्म की लड़ाई और क्राउडिंग है, सेल्स भी मर गए, राइट। तो ये कंजेशन और हिपाटोसेलुलर जो डैमेज है, ये जो जिगर के सेल्स होते हैं इनका मरना, और ये कंजेशन और ये फाइब्रोसिस यानी एक्सेस फाइबर्स का बनना, ये इस बात की गमाजी करता है कि मरीज जो है ये बर्ड-चिली सिंड्रोम का है, हेपेटाइटिस सी वायरस का नहीं है, कि उनकी कंजेशन भी है, साथ कंजेशन भी है, मतलब ऑक्लूजन है, मतलब लीवर ड्रेन आउट नहीं कर रहा, लीवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है आउटफ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, क्योंकि कंजेशन भी है। तो कंजेशन का कॉज ऑक्लूजन ऑफ हेपाटिक वेन, अटेंशन प्लीज, कंजेशन यानी ओवर क्राउडिंग ऑफ ब्लड का कॉज कि ड्रेन आउट नहीं कर रहा। अब वो कॉज करता है किसको, फाइब्रोसिस को, आइटो सेल्स की एग्रेशन को, स्टेटस सेल्स के एग्रेशन को। अब वो फाइबर्स बनाता है। अब उसके बाद ना अल्टीमेट क्या होना है कि लीवर के सेल्स मरते हैं। तो आपको वहां से अंदाजा होता है कि लीवर आउटफ्लो हो गया ब्लॉक, जिसकी वजह से हो गई कंजेशन, कंजेशन की वजह से आइटो सेल्स गुस्से में आ गए, उन्होंने कोलेजन फाइबर रिलीज करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद ना वो ना शिकस्त खा गया और जिगर के सेल्स मरना शुरू हो गए। तो आप लेबल कर देते हैं कि द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बर्ड-चिली सिंड्रोम। क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास इसके बाद जो आते हैं बर्ड-चिली सिंड्रोम का, वो है स्कैन्स, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये शो करता है हेपाटिक वेन ब्लॉकेज को। स्कैन जो होते हैं ये हेपाटिक वेन ब्लॉकेज को शो करते हैं, और विद डिफ्यूज इन स्प्रेड फैले हुए एबनॉर्मल पेरेन्काइमा विद प्रोमिनेंट कॉर्डेड लोब। अब आप सीटी स्कैन करते हैं, कोई स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, डॉप्लर करते हैं। अब वहाँ आपको ये जो एलएचवी, एमएचवी है और आरएचवी, डॉप्लर में डॉप्लर अल्ट्रासाउंड ड्रग जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, एलएचवी और आरएचवी और एमएचवी को डिटेक्ट करने के लिए कि ये ब्लॉक है कि नहीं। अगेन अल्ट्रासोनोग्राफी जो है यूएसजी डॉप्लर, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ये एलएचवी, एमएचवी, आरएचवी आपको बताएगा कि ये पेटेंट है या ये ब्लॉक है। क्लियर? तो ये स्कैन्स जो होते हैं ये आपको एक तो हेपाटिक वेन ब्लॉकेज और दूसरा जो डिफ्यूज्ड एबनॉर्मल पेरेन्काइमल सेल्स जो होते हैं जिगर के, ये और जो कॉर्डेड लोब होता है ये प्रोमिनेंट आपको ये शो करता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन जब तक कॉर्डेड लोब का निकासी बंद ना हो तब तक ये शो करेगा। अब अगर इसका निकासी बंद होता है कॉर्डेड लोब का, तो फिर ये शो नहीं होगा अल्ट्रासाउंड में, ना एमआरआई में और ना सीटी स्कैन में, राइट। अब इसके अलावा बर्ड-चिली सिंड्रोम की जो सिम्टम्स होती हैं ये 3 कंडीशंस में, हाउ मैनी, 3 कंडीशंस में यही सिम्टम प्रोड्यूस होती हैं। 3 कंडीशंस में यही सिम्टम प्रोड्यूस होती हैं, सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस होती हैं। सो यू शुड डिफ्रेंशिएट, आपने डीडी करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एलएचवी, एमएचवी और आरएचवी में ब्लॉकेज होता है तो इसको कहते हैं बर्ड-चिली सिंड्रोम। अब अगर आईवीसी में ब्लॉकेज होगा, इंफीरियर वेना केवा में, इस लेवल पे या इस लेवल पे इधर ब्लॉकेज होगा, तो ये सेम यही कंडीशन देखें, वही सेम सिम्टम्स आएंगी। आप यहां से खून इधर तक तो पहुंच गया है, अब ये ब्लॉकेज आप इधर कर लें आईवीसी में, आप यहां तक तो खून पहुंच गया, अब यहां से ये खून बैक फ्लो मारेगा, शाबाश,
प्रोसीजर मैंने सारा आपको मैकेनिज्म आपको समझा दिया कि मैकेनिज्म क्या है। आप ये बैक फ्लो मारेगा तो वापस LHV MHV RHV में जाएगा। अब ना उसी तरह ये पहले मुकाबला करेगा, वहां से ना ये ब्लॉकेज को तोड़ने वाले जो चीजें होती हैं वो आएंगी। उसके बाद जिगर दर्द करना शुरू कर देगा, यानी ये पठलिया शुरू हो जाएगा, लीवर में पेन शुरू हो जाएगा कि भाई मुझे एड दो। और उसके बाद ये खुद बंदोबस्त करेगा, एडॉप्टेशन करेगा, लीवर इनलार्ज होगा, ये पाटोमेगेली होगी। अब उसके बाद एक हद के बाद ये आगे और नहीं, मतलब आगे और इनलार्ज नहीं हो सकता, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अब उसके बाद इसने वोमिट करना है, अब ये वोमिट करेगा वापस तो एब्डोमिनल कैविटी में, राइट। तो सेम बर्ड-चिली सिंड्रोम की सिम्टम्स आएगी। सो यू शुड डिफरेंशिएट फ्रॉम ऑक्लूजन ऑफ द IVC। बर्ड-चिली सिंड्रोम आपने IVC से डिफरेंशिएट करना है। दूसरी जो कंडीशन है जो बिल्कुल आपको बर्ड-चिली सिंड्रोम, जो बर्ड-चिली सिंड्रोम होता है सेम यही ना सिम्टम प्रोड्यूस करता है, वो आपका जो राइट वेंट्रिकल है, अगर ये फेल होता है, फेलियर, राइट। देखें यहां से पोर्टल वेन से खून जिगर में पहुंचता है, हेपाटिक आर्टरी से जिगर में पहुंचता है, यहां इसके साथ प्रोसेस डाइजेशन का अमल होता है। आप डाइजेशन के बाद इसने एब्जॉर्प्शन होनी है। आप जब एब्जॉर्प्शन होता है तो इंफीरियर वेना केवा में होता है। आप ना इसने जाना है किधर, इसने जाना है राइट एट्रियम में, यानी हार्ट में। राइट एट्रियम ये पहुंचता है, राइट एट्रियम से ये सीधा पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो राइट वेंट्रिकल आगे ना इसको पुश नहीं कर सकता पल्मोनरी ट्रंक में। तो अब यहां से ये इधर ओवर क्राउडिंग होगा और राइट वेंट्रिकल सबसे पहले बढ़ेगा। राइट वेंट्रिकल के बढ़ने के बाद ये बैक फ्लो मारेगा, इधर बैक फ्लो होगा और सेम सिम्टम प्रोड्यूस होंगी। एम आई क्लियर? सो एक IVC का एक्लूजन और एक राइट वेंट्रिकल जो होता है इसका फेलियर जो होता है, यानी राइट हार्ट फेलियर इसको कहते हैं, ये बर्ड-चिली सिंड्रोम की तरह अलामात पेश करता है। अब एक तीसरा बीमारी है जिससे आपने बर्ड-चिली सिंड्रोम को डिफरेंशिएट करना है। दिल एक गिलाफ में बंद होता है जिसके 3 लेयर्स होते हैं। अंदर से शुरू करते हैं, जो दिल की तरफ होता है इसको एंडोकार्डियम कहते हैं, जो दरमियान में उसको होता है उसको मायोकार्डियम कहते हैं, जो बाहर होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, राइट। अब अगर उस पेरिकार्डियम को इन्फ्लेमेशन होता है क्रॉनिक, जिसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, राइट। आप उसको अगर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है और लॉस ऑफ फंक्शन होता है। तो हार्ट फंक्शन प्रॉपर नहीं करता। अब वहां से आगे जो है खून नहीं जाएगा एओर्टा में, और खून जब एओर्टा में नहीं जाएगा तो बैक फ्लो मारेगा, तो सेम इधर कंजेशन हो जाएगी, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, जिगर की कंजेशन हो जाएगी और सेम बर्ड-चिली सिंड्रोम की सिम्टम प्रोड्यूस होंगी। सो यू शुड डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस ऑल्सो। You should differentiate from right heart failure. You should differentiate from IVC obstruction. Am I clear? So इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कि इसका क्या तदराक होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, राइट। बर्ड-चिली सिंड्रोम का ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? बर्ड-चिली सिंड्रोम का ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि साल्ट एंड वाटर का रिस्ट्रिक्शन करवाना है, कि भाई आपने मरीज़ को पानी और साल्ट ये रिस्ट्रिक्ट करवाना है, पाबंदी लगानी है उस पर, राइट। क्योंकि पहले ही ना वहाँ ओडिमा होता है, एक्सेसिव कम्बलेशन ऑफ फ्लूइड होता है। उसके बाद आपने डाययूरेटिक देने उसको, ये स्पायरोमाइड, लाइसेक्स, राइट, ये आपने देने, डाययूरेटिक्स पे रखना है उसको। और उसके बाद आपने जो अंडरलाइन काज होगा उसको ट्रीट करना है। अगर स्टंट लगता है तो स्टंट लगाना है, अगर शंट लगता है तो शंट लगाना है। और अगर आपने जो एंटीकोगुलेंट होते हैं ना,
उस पर रखना होता है तो आपने उस पर रखना है। ठीक, मैं आगे समझाता हूँ आप लोगों को। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारे पास है लीवर ट्रांसप्लांट का। क्या आपने उसको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है। अब लीवर ट्रांसप्लांट मुमकिन कैसे हुआ ये मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने पैथोलॉजी में पढ़ा कि डिवीजन के लिहाज से सेल जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। ठीक है जी, एक होते हैं लिबाइल सेल्स, एक होते हैं परमानेंट सेल्स, और एक होते हैं स्टेबल सेल्स। ठीक है जी, स्टेबल सेल्स जो होते हैं ना, ये एज पर नीड डिवाइड करते हैं। यहाँ स्टेबल सेल्स लगे हैं जो एज पर नीड डिवाइड करते हैं। जब कभी भी एक डोनर या एक रेसिपिएंट डोनर को जिगर का एक टुकड़ा देता है, तो जो डोनर होता है तो उसका भी जिगर जो होता है वो प्रोलिफरेशन डिवीजन शुरू कर देता है, और जो डोनर जो रिसिपिएंट होता है वो उसको मतलब एक पीस मिलता है, तो वो भी डिवीजन शुरू करके ना 1.5 किलो तक पहुंच जाता है, 1.5 किलो तक। और जो जिसका कम होता है तो वो भी खुद को पूरा कर लेता है। एम आई क्लियर? वो भी खुद को पूरा कर लेता है। तो इस वजह से ना लीवर का ट्रांसप्लांट मुमकिन हुआ। राइट? अब लीवर ट्रांसप्लांट और डाइट का, वाटर और साल्ट का रिस्ट्रिक्शन और डायबिटिक्स के बाद जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है लाइफ लॉन्ग, यानी फ्रॉम वूम टू टॉम, यानी यूट्रस से कब्र तक आपने उसको सारी उम्र एंटीकोगुलेंट पे रखना है। ठीक, ये उसका अब वो उसमें हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है वारफिरिन, वो है हिपारिन, वो है एपिक्साबिन, वो है डाबोगेट्रेन, वो है रेवारोक्सिबेन। ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं, आपने इस पे लाइफ लॉन्ग उसको रखना है। राइट? अब इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, स्टंट का आता है, शंट का आता है। ठीक है जी, शंट यानी प्रोटोकॉल शंट यानी TIPS। ठीक है जी, टिप्स मतलब ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपाटिक प्रोटोसिस्टेमिक शंट। राइट? अब ये क्या होता है, ये एक ट्रैक क्रिएट करता है सर्जन, जो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन होता है ना, ये ट्रैक तो हो जाता है खराब। ये जो वीनस आउटफ्लो का जो ये ट्रैक है LHP, MHP और RHP, ये तो हो जाता है ब्लॉक। अब ये एक नया क्रिएट करता है, यानी ट्रैक्ट। राइट? अब वो ट्रैक्ट ये कनेक्ट करता है IVC से। दिस इज व्हाट वी कॉल ना शंट, मतलब दूसरी निकासी दे देता है। जब एक ये ट्रैक जो इसका नेचुरल ट्रैक होता है LHP, MHP और RHP हेपाटिक वेन खराब होता है, ये दूसरा वेन लगा देता है और कनेक्ट कर देता है IVC के साथ। दिस इज व्हाट वी कॉल शंट। क्लियर? तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। और अगर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन दूसरा है स्टंट का, जिसमें हार्ट में लगता है। अब ये स्टंटिंग जो होता है ना, स्टंटिंग ये कब होता है? स्टंट आप जानते हैं ट्यूब होता है ना। ठीक, अब ये ऑप्शन आपने कब इस्तेमाल करना है, मतलब बेलून एंजियोप्लास्टी करते हैं विद स्टंटिंग। ठीक, बेलून एंजियोप्लास्टी करते हैं विद स्टंटिंग। आप स्टंटिंग करते हैं, आप अगर सेगमेंट जो होता है, अगर थ्रोम्बोसिस का टुकड़ा अगर वो छोटा है तो ये स्टंट लगा के, ठीक है जी, इधर इस लेवल पे, इधर यहां से ये आपका क्या है, पोर्टल वेन है। यहां से ये ऐसे, ये शंट हो गया हमारे पास। ठीक, और अगर लोथड़ा छोटा है, ठीक, तो यहां से ये ऐसे इधर एक ट्यूब रख देते हैं, स्टंट रख देते हैं, स्टंटिंग कर देते हैं। अब ये स्टंट का जो डायमीटर होता है वो ना आपका जो क्लॉट है उससे ज़्यादा होता है, और जो हेपाटिक वेन का LHP, MHP और RHP का जो डायमीटर होता है, अब उसके हिसाब से ना क्लॉट बड़ा होता है तो ब्लॉकेज हो जाती है वहाँ। अब ये उसके डायमीटर से बड़ा वहाँ स्टंट लगा देते हैं, तो ये ना ये क्लॉट निकल जाता है और बाकी आपके जिस्म में मैकेनिज्म मौजूद है उसको डिज़ॉल्व कर लेता है। एम आई क्लियर? तो हमारे पास स्टंट, शंट, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और डाययूरेटिक, ये आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस?
No question. So that's it for today. Be happy, stay blessed, and study hard.